हेलो गाइस, तो दिस इज माय न्यू टाटा पंच, वो भी सनरूफ वाला। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे न्यू टाटा पंच सनरूफ मॉडल अकम्प्लिस्ड के बारे में सब कुछ, इसके पॉजिटिव नेगेटिव। इंजन स्पेसिफिकेशन बताऊं तो ये 3 सिलेंडर इंजन है जिसमें आपको 87 पॉइंट समथिंग bhp का पावर मिलता है प्लस 115 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलते हैं अंदर से बाहर से मैं आपको सब बताने वाला हूँ। चलिए बाहर चलते हैं। तो ये है मेरा टाटा पंच अकम्प्लिस्ड सनरूफ मॉडल और मुझे ये पड़ गया समवेयर अराउंड 9.5 लाख रुपए। इस गाड़ी का इंजन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जब ये स्टार्ट होता है तो ये कितना वाइब्रेट करता है। ये फेज़ 2 है 6.2। वाइब्रेशन बहुत कम हो गई है। इसके अंदर पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है इंजन का, और चूंकि एयर फिल्टर भी बढ़ा दे दिया इसलिए गाड़ी का वाइब्रेशन बहुत कम हो गया। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कंप्लीट मॉडल है। मैं इसमें क्या क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। इसमें आपको फॉग लैंप मिल जाएगा। इसमें आपको ये क्रोम में मिल जाएगा, लेकिन बाकी प्योर एंड एडवेंचर की तरह ही इसमें हेलोजन हेडलैम्प है, प्रोजेक्टर नहीं है, जो कि हाई एंड मॉडल में आता है या फिर एक डेजल पैक लेना पड़ता है उसमें आएगा। ये भी आपको DRL जो है वो बल्ब वाला है। फॉग लैंप जो है वो एज पर स्टीयरिंग कमांड भी आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो। मतलब अगर आपकी गाड़ी अगर लेफ्ट जाएगी तो लेफ्ट वाला फॉग लैंप जलेगा, राइट जाएगी तो राइट वाला फॉग लैंप जलेगा। प्लस यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर मिरर पे मिल जाता है। आपको जो डोर हैंडल है वो कलर्ड मिल जाएगा। इसमें आपको रूफ रेल मिल जाता है एंड शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। इसमें रूफ रेल और शार्क फिन एंटीना मिलने का रीज़न ये है क्योंकि मैंने सनरूफ मॉडल लिया है। तो सनरूफ मॉडल में क्या क्या मिलेगा आपको मैं बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको सनरूफ मिलेगा जो कि वॉइस कमांड से चलता है। दूसरा आपको मिल जाएगा इसमें रूफ रेल, एंड तीसरा मिल जाएगा आपको शार्क फिन एंटीना। ये 3 चीज़ सनरूफ में है, प्लस ये एक ए पिलर। ये 4 चीज़ आपको सिर्फ सनरूफ में मिलेगा। इसके साथ साथ रेन सेंसिंग वाइपर है ये, प्लस ऑटोमेटिक हेडलैम्प है। मतलब कि अंधेरे में जाते ही बल्ब अपने आप जल जाएगा इसका हेडलाइट, और बारिश होते ही अपना वाइपर चालू हो जाएगा और सनरूफ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सनरूफ जो है वो वॉइस कमांड वाला है। गाड़ी का साइड से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का साइड से। तो गाड़ी के साइड से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, क्योंकि ये अकम्प्लिस्ड मॉडल है इसलिए इसका टायर जो है तो ये स्टील रिम ही अंदर से, बट इसके ऊपर ये कवर चढ़ा हुआ रहता है और इसको HT रिम बोलते हैं, मतलब हाई टेंशन रिम। टायर की साइज़ 185/70 R15 का टायर है। हाई एंड में जाएगा तो आपको 16 इंचेस के व्हील मिलेंगे। प्लस अगर आप रियर से देखेंगे तो ये जो है ये LED है, बट अंदर से फिर बल्ब है। बेस मॉडल से इसमें जो जब आप बैक लेंगे तो ये और ये दोनों जलेगा, लेकिन अगर आप एडवेंचर में जाएंगे तो आपको वो नीचे में जो स्पेस है वहाँ पर आपको ये बैक लाइट मिलता है। अंदर की अगर बात करूँ मैं आपको दिखाऊं तो अंदर से गाड़ी में क्या क्या है। अंदर में आपको जब आप अकम्प्लिस्ड मॉडल लेते हैं तो आपको ये मिल जाता है ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। साथ में ये वाला जो है ये आपको है क्रूज कंट्रोल। उसके साथ ये 7 इंच का टच स्क्रीन, रिस्पॉन्स अच्छा है। AC के जो साइड्स हैं वो आपको कलर्ड मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको कलर्ड मिलेगा पूरा का पूरा। ये रहा AC ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली, प्लस आपको सनरूफ, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आर्म रेस्ट। तो अकम्प्लिस्ड मॉडल में अगर आप पूछोगे सनरूफ वाला चीज़ अगर नहीं लेते हो तो आपको एक आर्म रेस्ट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, AC वेंट कलर्ड, और ये चीज़ें आपको इतनी चीज़ें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलते हैं। इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें हैं, बट इंपॉर्टेंट में यही है। अगर आप मेरे से पूछें प्रैक्टिकली तो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट एक काम की चीज़ है, एंड ऑफ कोर्स आर्म रेस्ट एक काम की चीज़ है। मुझे अभी तक क्रूज कंट्रोल यूज़ करने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमारे देश में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि अगर आप ये यूज़ करेंगे जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे तो ये डिसेबल हो जाता है। उसको वापस से इनेबल कीजिए, जैसे ही फिर आपने गियर चेंज किया या क्लच मारा या ब्रेक मारा, ये वापस से डिसेबल हो जाता है। तो ये वैसे ही जगह पे काम आएगा जहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस गाड़ी चलती रहनी चाहिए किलोमीटर टू किलोमीटर
विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मुझे अभी तक इसको यूज़ करने का मौका नहीं मिला है। मेरी गाड़ी अभी तक चली हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 435 किलोमीटर, 450 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो गाड़ी बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं होती। अगर आपको मैं स्टार्ट करके दिखाऊं तो ये देखिए गाड़ी भी स्टार्ट हुई, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। मैं खुद कितनी बारी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। गाड़ी में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है एंड ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है सब चीज़ में। इवन इसके अंदर जी एक ये ऑटो क्लच वाला ये सीन है। अगर इसको ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ट्रैफिक में आपने अगर इसको न्यूट्रल पे लाए, यहाँ पे क्लच छोड़ा, ये ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आपने वापस क्लच प्रेस किया, इंजन ऑन हो जाती है। तो ये सब फीचर्स है। प्लस यहाँ पे 2 ड्राइव मोड है। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। 2 ड्राइव मोड है। प्लस ये जो है वो गाड़ी लॉक करने का है, ये अनलॉक करने का सेंट्रल लॉक है ये, एंड ये फॉग लाइट ऑन ऑफ करने का है। ठीक है। वाइब्रेशन आप देखिए, गाड़ी में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। ये लाइट भी इन लोगों ने अब चेंज कर दी। जो पहले कंप्लेन हुआ करता था, ये एलईडी लाइट हो गई है। पहले यहाँ पे छोटा सा था, बट ये सिर्फ इस मॉडल में आता है जिसमें सनरूफ है। सनरूफ का ओपन सनरूफ, शो ओपनिंग। तो ये वॉइस कमांड सनरूफ है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपस से बोलता हूं, मैं सनरूफ बंद कीजिए, से अ कमांड, सनरूफ बंद कीजिए। जरूर सनरूफ बंद कर रहे हैं। और अगर ये इस तरीके का भी एंटी पिंच है, मतलब अगर आप हाथ बीच में ला देंगे तो ये वापस खुल जाता है। वापस से मैं इसको बंद करता हूँ, सनरूफ बंद कीजिए। जरूर सनरूफ बंद कर रहे हैं। ये मेरी की है लॉक अनलॉक। ये फॉलो मी हेडलैम्प और ये डिक्की है। फॉलो मी हेडलैम्प क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉलो मी हेडलैम्प का ये दबाया तो ये लाइट ऑन हो गई। ये है फॉलो मी हेडलैम्प। एक ये फीचर है अकम्प्लिस्ड मॉडल में। ये रहा फ्यूल टैंक पेट्रोल का, जो कि 37 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक है। और ये रही डिक्की, जो कि 366 लीटर का बूट स्पेस है। अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर एक स्पेयर टायर सेम 15 इंच का R15। ये है इसका एक टायर पंचर किट। इसके अंदर एक ये लैंप भी दिया हुआ है। और ये सब तो खैर टाटा में ही, साथ में ये जैक वगैरह सब हो गया ये सब। तो ये एक 366 लीटर का बूट स्पेस है मेरे पंच में। एंड ये रहा कैमरा। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये देखो, जैसे धीरे से लगाया मैंने तो पंच का जो है ये ईजिली लॉक नहीं होता। तो वापस इसको खोलो और फिर इसको, अब ये लॉक होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है पंच में। बाकी डीफॉगर देना चाहिए था, जो कि नहीं है। वाइपर नहीं दिया तो डीफॉगर। ड्राइविंग बताता हूँ, गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। कुछ लोग बोलते हैं ये अंडर पावर्ड लगता है, 1200 सीसी का इंजन है, अंडर पावर्ड नहीं लगेगा आपको इन नॉर्मल ड्राइव। अगर मैं आपको बोलूँ, देखिए गाड़ी की वजन भी ज़्यादा है। मैंने इसको 4-5 आदमी बैठा करके ड्राइव किया है। आपको ओवरटेक करने के लिए गियर डाउन ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उतना पावर नहीं देती है, लेकिन ये जितना पावर देती है उतना सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है हाईवे पे भी चलाने के लिए, और इवन सिटी में तो बिल्कुल चलाने के लिए मोर देन एनफ है। तो आपको पावर का कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं लगेगा गाड़ी में। हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हैं कि अगर टर्बो चार्ज इंजन रहता तो शायद वो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि पंच में टर्बो चार्ज इंजन आता ही नहीं है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं आपको पावर लैग लगेगा, बट वो इसीलिए लगेगा जब आप ओवरटेक करना चाहेंगे या फिर आप गाड़ी बहुत ही ज़्यादा भगाने पर बिलीव करते हैं, या आपको आदत है गाड़ी थोड़ा भगा करके चलाने की। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम इको मोड पे चलाता हूँ, और जैसे ही मुझे कहीं पर पहाड़ वाला जगह हो गया या चढ़ने वढ़ने वाला जगह हो गया, चढ़ाव पे हो गया, तो मैं इसको फटाक से सिटी मोड पे कर देता हूँ, क्योंकि सिटी मोड पे ऑफकोर्स पावर ज़्यादा देगी। लेकिन जहाँ पर ये पावर ज़्यादा देती जो भी गाड़ी, ऑफकोर्स वो माइलेज भी कम देती है। तो 1200 सीसी का इंजन अगर आप देखें तो माइलेज के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, और पावर के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपको पावर मिलेगी तो माइलेज नहीं मिलेगा, माइलेज मिलेगी तो पावर नहीं मिलेगा।
सीधा सा यही कंसेप्ट है। अगर आप टर्बोचार्ज इंजन में जाएंगे, जैसे नेक्सॉन का 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, तो आपको जो है उसमें माइलेज भी ऑफकोर्स कम मिलेगा। जहाँ तक ये नई गाड़ी है और मेरे से अगर आप पूछोगे, अभी चूंकि मैंने सिर्फ सिटी में चलाई है, हाईवे पे नहीं चलाया है मैंने, मुझे अभी नए में ये मैक्सिमम 12 का बेस्ट माइलेज बताइए स्क्रीन पे, 12 का माइलेज बताइए। एफिशिएंसी जबकि देखिए मैंने 5 का है, ड्राइविंग मेरा 4.9 है, मैंने रफ ड्राइव बिल्कुल भी नहीं किया, सेफ्टी मैंने पूरा रखा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे इसका ट्रिप में, तो मुझे ये ओवरऑल सफर का एवरेज बता रही है, ट्रिप ए के हिसाब से 11 का एंड टोटल 13 का। अभी ये 13 हो गई। मैंने जो लास्ट चेक किया था वो 12.1 का था। तो चूंकि हम लोग अभी सिटी के बाहर आए हुए हैं, तो शायद से इसलिए मुझे ये माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दिखा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गाड़ी में एसी बहुत पावरफुल है, एसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, एसी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है गाड़ी की। प्लस अगर आप 4 लोग से लेकर के 5 लोग भी इस पर बैठना चाहते हैं, तो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पीछे का बैक सीट पे 3 लोगों का बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। अभी इस गाड़ी के पॉजिटिव्स तो बहुत सारे लोगों ने बोला है। मैंने एक्स्ट्रा भी चलाया, मैंने बलिनो चलाया, फिर मैंने टाटा पंच चलाया, मैंने निसान मैग्नाइट भी चलाई। इतनी गाड़ियां चलाने के बाद मैं फाइनली पंच लिया, लेकिन मेरा एक तरीके का रुझान एक्स्ट्रा की तरफ भी था। अगर आप पूछेंगे एक्स्ट्रा के मुकाबले इसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या कमी है, तो इंजन की जो लोग बात बोलते हैं कि नहीं एक्स्ट्रा का इंजन बहुत रिफाइंड है, बट एक चीज़ और आप जान लीजिए, एक्स्ट्रा का 4 सिलेंडर इंजन है, ऑफकोर्स वो रिफाइंड है, लेकिन उसमें माइलेज आपको पंच से कम में ही मिलेगा, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है, पेट्रोल ज़्यादा पिएगा। ये 3 सिलेंडर इंजन है, पेट्रोल कम पीता है, एंड एज सच वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। चलाते टाइम तो और भी कम हो जाता है। अभी जैसे आपको इंजन की आवाज़ नहीं आ रही होगी, बाहर का आवाज़ बिल्कुल नहीं आता। इन लोगों का मतलब टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है साउंड कंट्रोल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के माइलेज को लेकर के, गाड़ी के पावर को लेकर के, गाड़ी के डिज़ाइन को लेकर के बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक्स्ट्रा में से ये एक जगह पे मुझे कमी लगती है। कमी इस हिसाब से लगती है कि जब मैंने एक्स्ट्रा के साथ इसको कंपेयर किया, तो जहाँ पर एक्स्ट्रा और इसमें मुझे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो पंच ने नहीं दिया है। हाँ, एक चीज़ एक्स्ट्रा से ज़्यादा उसने दिया है, वो है ये आर्म रेस्ट। ये आर्म रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवा टाइप दिया है इंडिविजुअल, और ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, को पैसेंजर को भी, ड्राइवर को भी। ये आर्म रेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फिलहाल मेरे लिए। लेकिन 3 चीज़ ऐसी है जो एक्स्ट्रा से मुकाबले इसमें कमी है। इनफैक्ट एक्स्ट्रा को आप हटा भी दो तो आप 9.5 लाख रुपए एक गाड़ी का पेमेंट कर रहे हो, और आपको अगर ये छोटी छोटी फीचर्स नहीं मिलेंगे तो आपको बहुत डिसअपॉइंट फील होगा। मुझे खास करके बहुत ज़्यादा फील होता है। टाटा को ये समझना चाहिए, सबसे पहला चीज़ तो है आपको पीछे का डीफॉगर नहीं दिया। चलो वाइपर नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइपर देने पे और भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता, आपको उसमें मोटर लगाना पड़ता, वाटर स्टोरेज का कैपेसिटी डालना पड़ता, सब कुछ रहता। लेकिन एटलीस्ट एक डीफॉगर तो चल सकता था, ऑप्शनल में भी रहता तो समझ में आता था। डीफॉगर नहीं है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS, वो नहीं है इस गाड़ी में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टेक्नोलॉजी में, वो है हिल असिस्ट। इस गाड़ी में हिल असिस्ट नहीं है। अगर आप सेम प्राइस में एक्स्ट्रा में देखने जाएंगे तो आपको उसमें हिल असिस्ट भी मिल जाएगा, आपको उसमें TPMS भी मिल जाएगा, और आपको उसमें डीफॉगर भी मिल जाएगा। लेकिन 9.5 लाख खर्च करने के बावजूद आपको टाटा पंच में ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अब आते हैं फिट एंड फिनिश पे। मैं फिट एंड फिनिश पे, इंटीरियर में मैं टाटा को कुछ बोलना, कंप्लेन नहीं है मेरे पास, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं है, बट मुझे ऐसा कुछ खराब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कहीं पर भी खराब जो है वो फिट एंड फिनिश को लेकर के नहीं है। लेकिन जब आप गाड़ी के बाहर जाएंगे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। गाड़ी के बाहर जो है आपको फिट एंड फिनिश का बहुत इश्यूज है, चाहे वो आप जहाँ पे डोर, जो डोर का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। डिक्की एरिया था, वो बहुत ज़्यादा स्पेस था। अगर आप मेरे PDI का वीडियो देखे तो मैंने पैनल गैप्स को लेकर के कंप्लेन किया था कि मुझे इसको सॉल्व करके दो। तो पीछे डिक्की का तो पैनल गैप्स जो है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि उसमें रबर का रहता है, उनको वो टाइट या फिर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, वो हो जाता। लेकिन दरवाजे की बात हो गई, दरवाजे में पैनल गैप्स है। आप इस
इस पैसे में अगर आप दूसरे ब्रांड में जाएंगे, किया में देख लें, या आप Hyundai में देख लें, या मारुति में देख लें, इस तरीके का पैनल गैप्स किसी में नहीं मिलेगा जिस तरीके से टाटा में है। और पता नहीं टाटा शायद इसके ऊपर काम करना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनके सेल अच्छे खासे हैं। अगर आप अगस्त का ही रिजल्ट देखेंगे तो तकरीबन 14,000 का सेल किया पंच ने, और 7,000 सिर्फ एक्स्ट्रा के पास था। तो जहां पर टाटा की इतनी ज्यादा बिक्री हो रही है, उनको लगता है कि उनको इस पे खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं इन चीजों पे। बट टाटा को ये समझना चाहिए कि कस्टमर कभी ना कभी जब ऑप्शंस ज्यादा बेहतर हो जाएंगे दूसरी कंपनी के पास, तो वो शिफ्ट कर जाएंगे। इंटीरियर फिट एंड फिनिश में मुझे कोई इश्यूज नहीं है। तो एक दो पैनल गैप्स, जैसे अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये एक पैनल गैप्स है, बाकी ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है। अगर आप पूछेंगे टाटा में सबसे बड़ा इश्यूज क्या है, तो वो है पैनल गैप्स का। अंदर में तो पहले लोगों को दिखता था, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पैनल गैप्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सब स्ट्रीमलाइंड हो गया, पहले से बेहतर है। ये सब जगह पे सारा कुछ बेहतर, एसी वेंट सब अच्छा है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए पैनल गैप्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है इनफैक्ट, सॉरी, और यहाँ नीचे आता है तो ये कम हो जाता है। ये पैनल गैप्स आपको इंजन भी दिखेगा यहाँ से, एक पैनल गैप्स है यहाँ पर, देखो आपको अंदर की भी चीज़ें दिख रही है, इतना पैनल गैप्स है। यहाँ पे जाते जाते यहाँ पर तो ये और भी ज़्यादा हो जाता है पैनल गैप्स। तो पैनल गैप्स को लेकर के प्रॉब्लम है, यहाँ पे पैनल गैप्स है। ये पहले मेरा अनइवन था, ये बिल्कुल मिला हुआ नहीं था, इसको मैंने सही करवाया। ये पैनल गैप से पहले ज़्यादा, अभी भी देखो ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये हल्का ऊंचा है, नीचा है, ये ऊंचा है। यहाँ पैनल गैप्स अभी थोड़े कम है पहले ज़्यादा से। तो टाटा में जो ये पैनल गैप्स है, ये बहुत प्रॉब्लम है। इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है टाटा का, एक तो डिज़ाइन, ज़बरदस्त डिज़ाइन, ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस, कहीं से भी गाड़ी निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है सस्पेंशन, बहुत ज़बरदस्त है, एक्स्ट्रा के मुकाबले तो सच में बहुत बढ़िया है, मैंने चलाया है। तीसरा बेस्ट पॉइंट ये है इसका म्यूजिक सिस्टम लाजवाब है। मतलब इस पैसे में इस टाइप का म्यूजिक सिस्टम मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और बाकी फीचर्स एंड जो सेफ्टी रेटिंग है वो अमेजिंग है। 2 एयर बैग्स होने के बावजूद भी मुझे लगता है ना कि ये एक्स्ट्रा से ज़्यादा ही मजबूत है, क्योंकि जब आपका बाहर का कवर ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो इम्पैक्ट अंदर तक ही आपको कम आने देगा, लेकिन अगर वो इम्पैक्ट ही पूरा आ गया तो एयरबैग आपको कितना इम्पैक्ट बचाएगा। तो ये है ओवरऑल गाड़ी का परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी गाड़ी है, आप ले करके बिल्कुल पछताएंगे नहीं। लेकिन अगर एक दो चीज़ें टाटा इसमें दे देती तो शायद वो वैल्यू फॉर मनी और भी ज़्यादा हो जाता। एक तो जैसा मैंने आपको बताया टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चलो अगर वो नहीं भी रहता तो एक तो हिल असिस्ट और डीफॉगर, ये तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एक सेफ्टी पर्पस के हिसाब से भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर फॉग पीछे जमा हो जाता है तो देखने में मुश्किल है, और अगर हिल असिस्ट रहा तो जो नए ड्राइवर हैं, जैसे जब मैं इस गाड़ी को नया लिया था मुझे हिल असिस्ट की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी। वैसे मुझे 1-2 दिन बाद मेरा हाथ साफ हो गया क्योंकि मुझे गाड़ी अच्छे से चलानी आती है, बट जो नए ड्राइवर है उनके लिए हिल असिस्ट बहुत फ़ायदेमंद है और कई जगह से वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है कई प्रॉब्लम से। तो एक तो हिल असिस्ट उनको बिल्कुल भी देना चाहिए था, उनको डीफॉगर ज़रूर देना चाहिए था। इसके अलावा एक TPMS दे देते तो शायद से गाड़ी में एक और एडेड फीचर्स हो जाता, और वो इनफैक्ट ज़रूरी भी था। लेकिन उसके अलावा अगर जैसे बाकी चीज़ें नहीं भी देते तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जहाँ पर आप 9.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और ये 1-2 चीज़ें छोटी छोटी अगर टाटा नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर के डिसीजन को थोड़ा सा इफेक्ट करता है। ये खुद मेरे डिसीजन को इफेक्ट करने लगा था, क्योंकि इन चीज़ों के बिना मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक्स्ट्रा ले लूँ। बट चूंकि मुझे पंच का डिज़ाइन इतना ज़्यादा पसंद था मैं एक्स्ट्रा की तरफ मूव नहीं हुआ। बट अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा का डिज़ाइन अच्छा रहता तो पंच का मार्केट तो ऑफ कोर्स डाउन होना था। मुझे लग रहा है कि पंच का मार्केट सिर्फ इसीलिए डाउन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत अच्छी है। वो एक SUV की तरह दिखती भी है और फील भी होती है, यहाँ तक कि एक्स्टर की आपको ना दिखती है और ना फील होती है। वो मुझे एक तरीके से वैगन आर जैसा लगा। ऊंची गाड़ी है, सीट नीचा है, लेकिन थोड़ा सा उसको रगेड लुक देने की कोशिश की है, लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं रगेड। तो इन चीज़ों के कारण जो है आपको गाड़ी SUV बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो SUV हुई नहीं। लेकिन
जहाँ तक टाटा पंच का सवाल है, ये एक बहुत अच्छी प्रीमियम गाड़ी दिखती है। इसका बहुत लोग कंप्लेन करते हैं 7 इंच टच स्क्रीन का, नहीं ली है मैंने। एक आध बार ये भी थोड़ा बहुत मुझे अनरिस्पॉन्सिव लगा, बट ठीक है, मतलब एज सच कंप्लेन नहीं है कि यार बहुत बड़ा बात है, इतनी बार ये प्रॉब्लम देगी, ऐसा कुछ है नहीं। जितना प्राइस आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा, म्यूजिक सिस्टम तो लाजवाब है। लेकिन जब आप आते हो, ये 2-3 चीज पॉइंट्स जो मैंने बताया, टाटा को इसके बारे में सोचना चाहिए एंड ये फीचर्स इसमें 100% ऐड करने चाहिए। आप ऑप्शनल दे देते डीफॉगर और ये सब चीजें तो भी समझ में आता था, जैसे सनरूफ पैक है और डेजल पैक है, ये सब पैक आप दे देते तो भी, ये सब पैकेज भी अगर आप दे देते तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ये सब पैकेज आप दिए नहीं, पैकेज में भी ऐड नहीं है, वैसे भी ऐड नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, ये सारी चीज़ें रियर डीफॉगर एंड वाइपर इसके टॉप एंड मॉडल में ज़रूर अवेलेबल है, बट एटलीस्ट जैसा उसमें रियर डीफॉगर एंड वाइपर दोनों है, इसमें एटलीस्ट डीफॉगर देख ही सकते थे। TPMS उसमें ज़रूर है, एक चीज़ है उसमें ITPMS है, इसमें एटलीस्ट TPMS दे देते। एंड हिल असिस्ट ना उसमें है ना इसमें है। तो बाकी सारी चीज़ें, इंजन के ऊपर मैं कंप्लेन बिल्कुल नहीं करूँगा, वाइब्रेशन के ऊपर कंप्लेन बिल्कुल नहीं करूँगा, परफॉर्मेंस सब कुछ बढ़िया है। ये ए पिलर का भी ज़्यादा इशू नहीं है। लोग बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा मोटा है या पतला है, बट ठीक है, इट इज़ ओके, मतलब इट इज़ नॉट कंप्लेनेबल। 15 इंच के व्हील मिलते हैं गाड़ी में, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इस सेगमेंट में जाएंगे, अगर आप एक्स्ट्रा की व्हील देखेंगे तो मुझे उसके व्हील्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो भी 15 इंच के हैं, लेकिन वो शायद 180 के हैं, 180 बाय मुझे देखना पड़ेगा, बट वो 15 इंच के और इसके 15 इंच के व्हील्स में फिर भी फ़र्क है। एक तो टाटा को अपने फिट एंड फिनिश के बारे में सोचना चाहिए कि क्या है जो टाटा फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं कर पाती है। क्या उसको कंसर्न नहीं है अपनी चीज़ों को लेकर के? जहाँ पर आप मारुति की छोटी छोटी गाड़ियाँ देखेंगे उसके भी फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के हैं किसी के नहीं है। आपकी किस्मत ख़राब रही तो आपको एक ज़्यादा पैनल गैप वाला गाड़ी मिल जाएगी आपको, या कुछ ना कुछ आपको फिट एंड फिनिश को लेकर के इश्यूज टाटा में मिलेंगे ही मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कार इज़ अमेजिंग। अगर आप मेरे से पूछो तो बिल्कुल जाना चाहिए, नहीं सोचने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। हाँ, 1-2 फीचर्स हैं जो कि नहीं है, जो कि बिल्कुल देने चाहिए थे, जो मिसिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं मेरे ट्रैवल और पंच से रिलेटेड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।